गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। दहेज और लज्जा भंग के मामले में पति और उसके परिवार के सदस्यों को कैसे बचाएं, क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करें, सेक्शन 85, 75 और 79 BNS 2023। जी हाँ सर, अक्सर ऐसा देखा गया है कि घरेलू विवाद में छोटी मोटी बातों पर मनमुटाव हो जाता है और पति पत्नी में झगड़ा चालू हो जाता है। पत्नी उसके घर चली जाती है, बातचीतें बंद हो जाती हैं। कई लोगों के द्वारा कुछ, किसी के द्वारा कुछ, ऐसी विभिन्न बातें करके उनके दिमागों को और ज्यादा गरमा दिया जाता है। और इसमें अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कई मर्तबा, हमेशा नहीं होता ऐसा, लेकिन कई मर्तबा पत्नी के द्वारा पति और उसके पति के है कि पत्नी के द्वारा पति और उसके पति के अन्य परिवार के सदस्य, जैसे कि उनके सास, ससुर, जेठ और अन्य उसकी पति की छोटी बहन या बड़ी बहन की झूठी रिपोर्ट, झूठी एफआईआर थाने में दर्ज कर दी जाती है। अब इस प्रकार से यदि कानून का दुरुपयोग किया जाता है तो ऐसी दशा में पति के परिवार के सदस्यों को किस प्रकार से बचाया जाए। हालांकि जहां वास्तविक घटना हुई है तो मैं इस समर्थन में नहीं हूं सर। अगर वास्तव में किसी की बहन, बेटी, माँ के साथ कोई गलत घटना घटित की गई है, उसके साथ दहेज को लेकर अत्याचार किया गया है, उसको मारा पीटा गया है या उसको परेशान किया गया है, तो बराबर ऐसे आरोपीगण के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, उन्हें जेल जाना चाहिए, उन्हें सजा होना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि इस कानून का दुरुपयोग हो जाता है। तो आज का मेरा वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्हें निर्दोष फंसाया गया है। बाकी यदि किसी महिला के साथ दुर्भावनापूर्ण कार्य किया गया है, उसके साथ बदतमीजियां की गई हैं, तो ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आज के वीडियो में एक मास्टर ड्राफ्ट प्रति परीक्षण की मैंने तैयार की है, जो लगभग लगभग हर कंडीशन में लागू होती है, जो फरियादिया के बयान में प्रति परीक्षण के दौरान पूछी जाएगी। दूसरी, मैंने एक एफआईआर भी शामिल की है, वास्तविक घटना की एक एफआईआर, ताकि आपको ये सीखने को मिले कि आखिर पुलिस थाने में पुलिस अधिकारियों के द्वारा एफआईआर किस प्रकार से लिखी जाती है। हालांकि मैंने कल ये वीडियो एक स्पेशल बनाया था इसी एफआईआर पर कि आखिर एफआईआर किस प्रकार से लिखी जाएगी। दहेज प्रताड़ना, यौन उत्पीड़न या लज्जा भंग के मामले में एफआईआर की भाषा शैली क्या होगी जो पुलिस अधिकारियों के द्वारा लिखी जाती है। तो एफआईआर को वर्ड टू वर्ड पढ़कर मैंने बताया सर, कल ही वीडियो अपलोड किया है। लेकिन चूंकि आज के वीडियो में उसी एफआईआर पर मैंने कुछ प्रति परीक्षण के क्वेश्चन भी तैयार किए हैं, बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसलिए मुझे उचित लगा, इसलिए मैंने उस एफआईआर को दोबारा इसमें जो है कि आप लोगों के लिए लिख दिया है। और उसको पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड क्रॉस एग्जामिनेशन भी मैं आपको बताऊंगा, और एक मास्टर प्रति परीक्षण जो लगभग लगभग एनी हाउ कंडीशन में एक अमूमन पूछे जाने वाले क्वेश्चन है जो सभी जगह पूछे जा सकते हैं, वो मैंने अलग तैयार किया हुआ है। आगे की जानकारी सर मैं आपको डिजिटली बुक में से दूंगा। आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है कि यदि किसी के पति को, उनके माँ बाप को झूठा फंसा दिया जाए तो हम बचने के लिए क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। आइए सर, लेट्स गो। आगे की जानकारी मैं आपको डिजिटल ई बुक में से दूंगा। डिजिटल ई बुक की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसे खरीद भी सकते हैं। आइए सर, लेट्स गो। इससे पहले इससे संबंधित जो धाराएं हैं उनका मतलब और उसमें सजा क्या है वो मैं आपको बता दूं, ताकि इसको सुनने के बाद फिर आपको प्रति परीक्षण में पूरा समझ में आएगा कि आखिर आप किस गंभीर अपराध के बारे में, क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। जैसे कि कानूनी धाराओं में सर हम नंबर 1 देखते हैं 85 BNS, जो पुरानी धारा 498 थी, दहेज प्रताड़ना के संबंध में किसी महिला के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता, शारीरिक या मानसिक करना या दहेज की अवैध मांग के लिए प्रताड़ित करना आता है। सजा क्या है सर इसमें? 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, ये संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। दूसरा, हम 75 पे चर्चा करेंगे। 75 ये जो है कि पहले 354 थी आईपीसी में, और ये भी सेक्सुअल हेरासमेंट से संबंधित है, यौन उत्पीड़न से, कि शारीरिक संपर्क, अवांछित शारीरिक प्रदर्शन या अश्लील हरकत करना। इसमें धारा 75 की उपधारा 1 में कुल 4 उपधाराएं दी गई हैं सर। कितनी? 4। जिसमें 75 की उपधारा 2 की उपधारा 1 के खंड 1 या खंड 2 या खंड 3 में विनिर्दिष्ट लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए 3 वर्ष तक का कठोर कारावास या जुर्माना, या दोनों होंगे। ये संज्ञेय, अजमानती और सेशन ट्रायल होगा। दूसरा है सर, इसी प्रकार 75(3) की उपधारा 1 के खंड 4 में जो बताया गया है, ये भी जो है कि इसमें 1 वर्ष तक के लिए कारावास या जुर्माना है, और ये भी संज्ञेय, अजमानती और सेशन ट्रायल होगा सर। ये भी 3 वर्ष तक की कारावास की सजा इसमें भी। 79 को हम देख लेते हैं सर, BNSS की। ये शब्द या कोई अंग विक्षेप कार्य जो किसी महिला की लज्जा का अनादर अनादर करने के लिए आश्रित हो,
सजा इसमें 3 वर्ष तक की है। सादा कारावास और जुर्माना संज्ञेय, जमानती और मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणी है। धारा 3 की उपधारा 5 पहले 34 थी सर आईपीसी में, अब धारा 3-5 हो गई है। एक से अधिक लोग एक आशय एक मत होकर कोई अपराध कारित करते हैं, उस कंडीशन में लगाई जाती है। समान आशय जब कई व्यक्तियों द्वारा एक या आपराधिक आशय से कोई कृत्य किया जाता है। तो ये तो सर मैंने बता दी धाराएं। अब इन धाराओं पर एफआईआर पुलिस अधिकारी के द्वारा धारा 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत किस प्रकार से लिखी जाती है वो भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको वो मास्टर प्रश्न बता दूं क्रॉस एग्जामिनेशन के, जो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली तैयार किए हैं। ये डिजिटल ई बुक है, सभी कुछ इसी अध्याय से संबंधित है। ये एफआईआर है जो अभी स्क्रॉल करके नीचे गई, प्रति परीक्षण के क्वेश्चन हैं और यहाँ पर आ चुके हैं सर हम मुख्य मुद्दे पे। यहाँ से हमारा प्रति परीक्षण मास्टर प्रति परीक्षण प्रश्नमाला जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है, यहाँ पर हम इसका भाग 1 देखते हैं। ये एक आइडियल है सर, मतलब जो जनरल हम पूछ सकते हैं, मगर हर केस की कंडीशन और परिस्थिति अलग अलग होती है, आप ध्यान रखिएगा। आपकी घटना की दिनांक, आरोपी गण के सदस्यों की संख्या और अपराध की प्रकृति, तो आपको उस हिसाब से परिवर्तित करके ही आपके मामले में पूछना है। ये तो मैंने खाली एक मार्गदर्शन के लिए आपको एक हिंट देने के लिए बताएं, क्या ऐसा क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है। जैसे कि विवाह एवं दहेज की कथित मांग, धारा 85 बीएनएस क्रूरता और दहेज प्रताड़ना के ऊपर जो हम क्रॉस करेंगे। नंबर 1 है, क्या यह सही है कि आपके विवाह के समय आपके परिवार की ओर से कोई दहेज सूची तैयार नहीं की गई थी। इसको कई तरीके से पूछा जा सकता है। हर आदमी की मनोदशा के ऊपर जो बौद्धिक क्षमता आपके जिसको आप क्रॉस करवा रहे हैं उसकी बौद्धिक क्षमता क्या है, उसकी बौद्धिक क्षमता को देखते हुए इस प्रश्न को आप कई तरीके से पूछ सकते हैं। जैसे कि इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, जैसे ही विटनेस बॉक्स में गवाह खड़ा हुआ है तो आप पूछ सकते हैं उससे कि विवाह के समय आपके परिवार की ओर से कोई दहेज सूची तैयार की गई थी। वो बोलेगा कि हाँ की गई थी, या मना करेगा तो वो लिखा जाएगा। मना करेगा तो लिखा जाएगा कोर्ट में, जज साहब के पास में जो टाइपिस्ट बैठते हैं बाबूजी, वो लिखेंगे कि यह कहना गलत है कि विवाह के समय कोई दहेज सूची दी गई थी, या फिर वो लिखा जाएगा कि यह कहना सही है कि विवाह के समय दहेज सूची दी गई थी। जो भी वो जवाब आएगा वहां पर टाइप हो जाएगा। दूसरा है प्रश्न नंबर 2 क्रॉस एग्जामिनेशन का, क्या यह सही है कि विवाह से पूर्व या विवाह के समय आरोपीगण पति व परिजनों की ओर से किसी प्रकार की कोई मांग नहीं रखी गई थी। अच्छा, ये मैंने एक आइडियल रूप में लिखे हैं सर, इसको मैं फिर बता रहा हूं, आप आपके हिसाब से पूछ सकते हैं। जैसे कि इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि देखिए विवाह से पूर्व या विवाह के समय आपके और आपके परिवार की ओर से किसी प्रकार की कोई मांग नहीं रखी गई थी, ये पूछ सकते हैं। अगला है, क्या यह सही है कि आपके पति एक साधारण नौकरी या मजदूरी करते हैं और उनकी आय सीमित है। विवाह से पूर्व या विवाह के समय आरोपीगण की ओर से किसी प्रकार की कोई मांग नहीं रखी गई थी। चौथा प्रश्न है, क्या यह सही है कि आपके विवाह के दौरान या बाद में किसी भी कीमती वस्तु, वाहन या बड़ी राशि की मांग के संबंध में कोई लिखित डिजिटल साक्ष्य जैसे चेक, ऑडियो, बैंक ट्रांसफर पुलिस को नहीं दिया है। प्रश्न नंबर 5 है सर, क्या यह सही है कि आपने ससुराल में रहते हुए दहेज मांग या क्रूरता के संबंध में कभी कोई लिखित शिकायत निकटतम पुलिस थाने में, महिला हेल्पलाइन में या किसी संस्था में दर्ज नहीं कराई थी। प्रश्न नंबर 6 क्रॉस एग्जामिनेशन का, यह कहना गलत है कि आरोपीगण ने कभी आपसे आपके परिवार से किसी संपत्ति, वाहन या नकदी की कोई अवैध मांग नहीं की। या ऐसे भी पूछ सकते हैं, देखिए आपके पति ने और आपके पति के परिवार के लोगों ने कभी भी आपसे या आपके परिवार के लोगों से दहेज की मांग नहीं की। कोई कीमती जैसे वो कोई खास विशिष्ट स्पेसिफिक संपत्ति वो अगर एफआईआर में लिखाती है तो आप इसी को लेकर पूछें। जैसे कि मैंने एफआईआर में प्रिंटिंग प्रेस का लिखाया है कि फरियादिया ने इल्जाम लगाया था कि प्रिंटिंग प्रेस की मांग उससे की जा रही है, तो आप स्पष्ट पूछ लें कि ऐसी कोई प्रिंटिंग प्रेस की मांग आपसे नहीं की गई। अब हम देखते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन का भाग 2, कथित मारपीट एवं शारीरिक मानसिक प्रताड़ना, धारा 85 बीएनएस। प्रश्न नंबर 7, क्या यह सही है कि आपने रिपोर्ट बयान में जिस शारीरिक मारपीट का उल्लेख किया है उसकी कोई डॉक्टरी मुलाहिजा, एमएलसी रिपोर्ट या मेडिकल पर्चा कोर्ट में पेश नहीं किया। प्रश्न नंबर 8, क्या यह सही है कि आपने ससुराल में रहते हुए कभी भी 112 या 100 नंबर पर डायल करके पुलिस सहायता नहीं मांगी। प्रश्न नंबर 9, क्या यह सही है कि आपके पड़ोसियों या ससुराल के आसपास रहने वाले किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने आपकी मारपीट की पुष्टि पुलिस के समक्ष नहीं की है। प्रश्न नंबर आएगा सर 10, यह कहना गलत है कि आपके साथ कभी कोई शारीरिक या मानसिक क्रूरता नहीं की गई और आपने केवल झूठा केस बनाने के लिए सामान्य आरोप लगाया। ऐसे ही पूछ सकते हैं सीधा सा, ये आगे का शब्द हटा के, कि आपके साथ कभी कोई
शारीरिक और मानसिक क्रूरता नहीं की गई। अगला प्रश्न, इसको दो बना के पूछ लें आप कि आपने केवल झूठा केस बनाने के लिए ये झूठे आरोप लगाए हैं। एक प्रश्न को आप छोटे छोटे करके पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिख दिया आप इसी तरीके से पूछें। अब भाग 3 आएगा सर इसका, कथित अश्लील हरकत एवं लैंगिक उत्पीड़न, धारा 75 की उपधारा 1 व 79 बीएनएस। प्रश्न नंबर 11 क्रॉस एग्जामिनेशन का, क्या यह सही है कि जिस स्थान का उल्लेख आपने कथित अश्लील हरकत लज्जा भंग की घटना के लिए किया है वह एक सार्वजनिक व्यस्त मार्ग है? प्रश्न नंबर 12, क्या यह सही है कि घटना के समय आसपास अन्य लोग व वाहन चालक आवागमन कर रहे थे, मतलब ट्रैफिक था, भीड़ भाड़ थी? प्रश्न नंबर 13, क्या यह सही है कि कथित घटना के समय या तुरंत बाद आपने किसी राहगीर, आसपास के दुकानदार या पुलिस को मदद के लिए नहीं पुकारा? प्रश्न नंबर 14 क्रॉस एग्जामिनेशन का, क्या यह सही है कि आपने इस कथित घटना की जानकारी घटना के तुरंत बाद अपने परिवार या पुलिस को न देकर काफी समय बाद दी? क्वेश्चन नंबर 13 क्रॉस एग्जामिनेशन का, 15 आएगा सर, सॉरी, क्या यह सही है कि घटना के बाद आपने आरोपी के साथ सामान्य रूप से यात्रा व्यवहार जारी रखा था? प्रश्न नंबर 16 क्रॉस एग्जामिनेशन का, ये कहना गलत है कि, या इसको ऐसे भी पूछ लें, आरोपी जेठ या रिश्तेदार द्वारा आपके साथ कोई अश्लील कृत्य, अंग प्रदर्शन या लज्जा भंग की हरकत नहीं की गई? वो जो भी जवाब दे वहां पर लिखा जाएगा जज साहब के समक्ष कोर्ट में। अब आता है सर भाग नंबर 4 एफआईआर में विलंब एवं रंजिश काउंसलिंग के बारे में। प्रश्न नंबर 14 है क्रॉस एग्जामिनेशन का, क्या यह सही है कि कथित अंतिम घटना से एफआईआर दर्ज कराने के बीच काफी महीनों या दिनों का विलंब है? ये डिले के ऊपर हो गया। प्रश्न नंबर 18 क्रॉस एग्जामिनेशन का, क्या आपने थाने में दी गई अपनी रिपोर्ट में समाज के जिन पंचों या मध्यस्थों का उल्लेख किया है उनका कोई लिखित पंचनामा या हस्ताक्षर पुलिस को सौंपा है? आप पहले ही देख लें, चालान में नहीं होगा तभी आप पूछें, अगर है तो इस प्रकार के प्रश्नों को ना पूछें। यदि आपके मामले में ऐसा हुआ ही नहीं है तो आप इसको ना पूछें। प्रश्न नंबर 19, क्या यह सही है कि पुलिस द्वारा आपकी रिपोर्ट पर समाज के किसी भी स्वतंत्र पंच या मध्यस्थ का बयान दर्ज नहीं किया गया? प्रश्न नंबर 12 क्रॉस एग्जामिनेशन का, क्या यह सही है कि एफआईआर दर्ज कराने से पूर्व आपने अपने पति व परिजनों को वकील के माध्यम से कोई नोटिस या राजीनामे का प्रस्ताव भिजवाया था? यदि आपके मामले में भिजवाया हो तो आप इस प्रश्न को पूछें, नहीं भिजवाया हो तो ना पूछें। या आप ऐसा भी पूछ सकते हैं कि यदि आपने भेजा हो दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना के लिए तो भेज दें। आपने दावा लगाया हो कोर्ट में दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तो उसको जरूर आप कोर्ट में एग्जिबिट कराएं। उसने यदि कोई दावा लगाया धारा 13 का तलाक का, वो भी एग्जिबिट करा दें। धारा 144 भरण पोषण का, वो भी एग्जिबिट करा दें। और कोई मुकदमे लगा रखे धारा 12 घरेलू हिंसा का, वो भी एग्जिबिट करा दें। टोटल मिला के आपको ये सत्यता लाना है कि ये जो है कि अलग रहने का जो वास्तविक रीजन था कि ये मेरे पति के जो है पति के माँ बाप को छोड़कर अलग रहने का ये दबाव बनाती थी, और जब इसकी मांग पूरी नहीं हुई, पति ने रिक्वेस्ट की महिला से, पत्नी से निवेदन किया कि बूढ़े माँ बाप हैं, कहाँ जाएंगे, इनको मैं छोड़ नहीं सकता, तो वो नहीं मानी। और जब उसने देखा कि पति उसकी बात नहीं मान रहा है तो उसने एक नई डिमांड रख दी कि 2,51,000 रुपए मुझे दे दो, मैं चली जाऊंगी। पति ने कहा मैं गरीब मजदूर आदमी हूं, कहां से दूंगा। जब उसने देखा कि ना तो ये अलग रह रहा है ना 2,51,000 रुपए दे रहा है, तो उठा के उसने झूठी रिपोर्टें डाल दी। बस यही ग्राउंड को हमें रिकॉर्ड पर लाना है, जज साहब के समक्ष इस सत्यता को प्रकट करना है ताकि हम अपन मतलब पति और उसका परिवार बच सके, सजा होने से बच सके। यदि आप इसको रिकॉर्ड पर नहीं लाएंगे तो फिर परिवार के लिए जो है कि उसमें मजिस्ट्रेट साहब हैं, जज साहब हैं, सजा जुर्माना कर दें। इसलिए आपको खासतौर से इन बातों का ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आएगा सर 20वां क्रॉस एग्जामिनेशन का, क्या यह सही है कि एफआईआर दर्ज कराने से पूर्व आपने अपने पति और परिजनों को वकील के माध्यम से कोई नोटिस या राजीनामा का प्रस्ताव भिजवाया था? प्रश्न नंबर 21 यह कहना गलत है कि आपने एफआईआर दर्ज कराने से पहले सोच समझकर कानूनी परामर्श लेकर और मनगढ़ंत कहानी बनाकर यह रिपोर्ट दर्ज कराई। यह कहना गलत है, लिख दिया, वो जवाब यही देगी, इसलिए मैंने इसमें लिख दिया है। बाकी आप इससे ये भी पूछ सकते हैं डायरेक्ट ही कि देखिए आपने एफआईआर दर्ज कराने से पहले सोच समझकर कानूनी परामर्श लेकर और मनगढ़ंत कहानी बनाकर ये झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसको इस तरीके से पूछ सकते हैं। यह कहना गलत को मैं हटा देता हूं, ये उसका उत्तर ही आ गया कहीं ना कहीं, इसमें थोड़ा सा आप भी समझ लें। भाग नंबर 5 आएगा सर इसमें, पति के साथ न रहने का वास्तविक कारण एवं झूठे केस का उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 22 क्रॉस एग्जामिनेशन का, क्या यह सही है कि आपके पति आपको अपने साथ रखने के लिए हमेशा तैयार रहे हैं? प्रश्न नंबर 23, क्या यह सही है कि आप अपने पति के माता पिता व परिजनों से अलग पृथक निवास रहना चाहती थी? प्रश्न नंबर 24, क्या यह सही है कि जब आपके पति ने अपने परिजनों को छोड़ने से मना कर दिया तब आपके बीच मनमुटाव शुरू हो गया? प्रश्न नंबर 25,
क्या यह सही है कि आपने पति व उनके पूरे परिवार पर दबाव बनाने और अनुचित धनराशि वसूलने की नियत से यह केस दर्ज कराया है? क्या यह कहना सही है? शब्द हटा दें भले ही आप सर, ये एक आइडियल भाषा में मैंने लिखा है, आप डायरेक्ट ही पूछ लें, उससे वो जो उत्तर आएगा वहां लिखा जाएगा कोर्ट में। प्रश्न नंबर 26 क्रॉस एग्जामिनेशन का, क्या कहना गलत है कि आप आज न्यायालय में झूठी गवाही दे रही हैं? ये आप डायरेक्ट ही पूछ लें, मतलब ये मैं कहना गलत है, इसके आगे हटा देता हूं कि आज आप आज अदालत में झूठी गवाही दे रही हैं, वहां तो करेगी नहीं कोई सामने वाला गवाह, वो लिखा जाएगा उसका उत्तर। प्रयोग का तरीका, पहला चरण है, इनको हम किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। चरण नंबर 1 है, ध्यान से सुनिएगा सर। इन प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य फरियादिया के बयानों में मेडिकल साक्ष्य की कमी, स्वतंत्र गवाहों का न होना, घटना स्थल की स्वाभाविकता पर सवाल और एफआईआर में विलंब को ऑन रिकॉर्ड लाना है। दूसरा चरण इसका होगा सर, जब गवाही दर्ज हो जाए तो इन प्रश्नों के उत्तर जहां साक्षी मुकरती है या असहज होती है का उल्लेख अंतिम बहस में करके संशय का लाभ, बेनिफिट ऑफ डाउट लेते हुए दोष मुक्ति की मांग की जाती है। तो ये तो हो गया सर हमारा एक आइडियल क्रॉस एग्जामिनेशन। अब मैं आपको उस एफआईआर को जो पुलिस अधिकारी के द्वारा उनकी कंप्यूटर में दर्ज की जाती है उनकी भाषा शैली में, वही मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, क्योंकि इसका क्रॉस एग्जामिनेशन इसी से रिलेटेड मैंने नीचे तैयार किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। पुलिस थाने पर लिखी जाने वाली एफआईआर का ड्राफ्ट, घटना का विवरण। फरियादिया ने हमरा अपने फूफा जी के थाने आकर मौखिक रिपोर्ट किया कि उक्त बताए पते पर रहती हूँ, 12वीं कक्षा तक पढ़ी हूँ, दिनांक को सम्मेलन से निवासी के रहने वाले से मेरी शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। विदाई के समय मेरे ससुराल वालों ने कहा था मेरा एक ही लड़का बचा था, इसकी बारात तुम्हारे घर पर लाना चाहता हूँ। बोलकर मुझे सम्मेलन में छोड़कर मेरे ससुराल वाले अपने घर चले गए और मैं मेरे मायके वाले मुझे लेकर अपने घर आ गए। दिनांक को मेरे ससुराल वाले फिर से बारात लेकर आए, जहां पुनः शादी संपन्न होकर मैं अपने ससुराल चली गई। ससुराल में करीबन 2 रात रुकी, उसके बाद मेरे जेठ मुझे अपने मायके छोड़कर चले गए। इसके बाद करीबन 5 महीने तक मेरे ससुराल वाले मुझे लेने नहीं आए, किंतु मेरे पति से मेरी बातचीत होती रहती थी। मेरे पति से जब भी मुझे लेने जाने की बात करती थी तो टाल मटोल करते थे और मुझे कहा कि तुम्हारे मायके से एक प्रिंटिंग मशीन जो करीब 1.5 लाख रुपए की आती है या इतने पैसे लेकर आ जाओ। मैंने मेरे पति से कहा कि मेरे परिवार वाले इतना पैसा नहीं दे सकते। उसके बाद से ही मेरा पति मुझे उसके साथ रखने में टाल मटोल करने लगा, जिसके चलते मुझे काफी शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना हुई। इसके बाद मेरे व मेरे परिवार के लोगों द्वारा मेरे ससुराल से मुझे ले जाने की बात बार बार की, तो दिनांक को मेरे जेठ मुझे लेने करीबन 5 बजे ससुराल जाने के लिए निकले और जैसे ही पास पहुंचे मेरे जेठ ने मोटरसाइकिल रोक दी और मुझसे कहने लगा कि मैं तुमको शादी के पहले से जानता हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, लेकिन मैं शादीशुदा हूं। उसके बाद मेरे जेठ ने कहा कि मैं टॉयलेट कर कर आता हूं। मेरे जेठ वहीं रोड किनारे टॉयलेट करने लग गए और वापसी में पेंटी की चेन भी नहीं लगाई। और उसके बाद जो अश्लील हरकत की है तो वो मैंने डैश 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 कर दिया है, आप समझ लें, जो भी जिसके साथ जैसा भी हुआ हो। बाद में मेरे जेठ ने मोटरसाइकिल चालू कर ले गए, अपने ससुराल में 4 दिन रही और दिनांक को मेरा भाई मुझे लेने आया। उसके बाद से मेरा पति ना तो मुझे ससुराल ले जा रहा है और ना ही अपने साथ ले जा रहा है। मैं अपने मायके में करीबन 1.5 साल से रह रही हूँ। कई बार समाज के लोगों द्वारा बिठाकर समझाइश दी गई, इस कारण से मैंने थाने में रिपोर्ट नहीं की। किंतु किंतु मेरे जेठ द्वारा की गई हरकत अपने पति को बताई, किंतु उसने मेरी बात नहीं मानी, तो मैंने यह बात अपनी बड़ी बहन को बताई, किंतु तब मान मर्यादा के चलते किसी से बात नहीं की। लेकिन अब मेरे पति ने कहा कि पैसे लेकर आना तभी तेरे को रखेंगे। उसके बाद सारी घटना मम्मी पापा व फूफा को बताई। वह अपने फूफा को साथ लेकर थाने रिपोर्ट करती हूँ, कार्रवाई की जावे। उप निरीक्षक की CCTNS आईडी नहीं होने से उप निरीक्षक दूसरे की CCTNS आईडी में रिपोर्ट की जाती है। ये हो गई सर पुलिस की FIR। यहाँ पर आपको एक चीज तो सीखने को मिल गई कि जिन लोगों ने कभी जीवन में देखा ही नहीं है कि आखिर ये क्रूरता, लैंगिक अपराध, लज्जा भंग के मामले में किस प्रकार से FIR लिखी जाती है, ये धारा 173 के तहत लिखी जाती है सर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। अब हम आगे बढ़ते हैं सर। इसमें ये बताने का मकसद मेरा यही था कि कुछ क्रॉस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन इसी पर आधारित हैं, इसलिए मैंने इस FIR को दोबारा यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखा है। पहचान छिपाकर गवाही का नियम सबसे पहले हम देख लेते हैं। अक्सर पूछा जाता है कि गवाही में फरियादिया का नाम छिपाया जाएगा, जहां धारा 75 व 79 BNSS लैंगिक अपराध में आते हैं। अब यहाँ पर सर धारा 266 की उपधारा 2 BNSS 2023, धारा 308 बंद कमरे में भी ट्रायल होगी इसमें, और मुलजिम के सामने 18 साल से कम उम्र है तो फरियादिया के सामने मुलजिम के सामने गवाह नहीं देगी।
ये सारे बहुत से इसमें कानूनी प्रावधान बताए गए हैं। अब इसमें हम देखते हैं धारा 75 व 79 बीएनएसएस लैंगिक अपराधों में आते हैं। धारा 308 बीएनएसएस के तहत कोर्ट पर फरियादिया का नाम श्रीमती एक्स लिखेगी, लेकिन बचाव पक्ष का एडवोकेट होने के नाते आपको उससे पूरी घटना पर सीधे प्रश्न पूछने का अधिकार होता है। दूसरा है सर दहेज मांग, प्रिंटिंग मशीन को असत्य सिद्ध करना। डिटेल इसमें लिख दिया है, मैं मुख्य मुख्य पैरा सर आपको पढ़कर बता रहा हूं। अब तीसरा आएगा जेठ पर झूठे आरोपों का खंडन करना आपको। चौथा आएगा एफआईआर में 1 साल 9 महीने की देरी जो डिले हुआ उसके बारे में आपको बताना है। पांचवा आएगा प्रतिशोध, पति की शिकायत व धारा 9 का दावा। जैसा मैंने बताया कि पति ने लगा रखा था तो हमने क्रॉस एग्जामिनेशन में उसको पूछा और एग्जिबिट कराया ताकि माननीय न्यायालय को पता लग सके, क्योंकि इसमें फरियादिया के द्वारा बयान में बताया गया था। अभी मैंने 3 दिन पहले इसमें आईओ को क्रॉस एग्जामिनेशन किया है सर, मेरे पास केस था इसी प्रकार का। तो उसमें जो फरियादिया के द्वारा बताया गया था कि मुझे ले जाने का प्रयास नहीं किया गया, जबकि उसकी एफआईआर दर्ज करने से पहले ही जिस उसके पति के द्वारा धारा 9 दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना का दावा कोर्ट में लगाया जा चुका था, उसकी तामील भी उसको हो चुकी थी। उसके बाद भी वो कह रही कि ले जाने का प्रयास नहीं किया। जब दावा ही लगा दिया तो आप न्यायालय के जरिए आ जाते, या उन्होंने कोई सदस्य भेजे थे उनके जरिए आप आ जाते। तो ये सारी बातें देखना, सुनना और समझना मतलब आपको कहीं ना कहीं क्रॉस एग्जामिनेशन में ये आपको फायदा पहुंचाते हैं। आगे बढ़ते हैं सर हम। 2.5 लाख रुपए की ब्लैकमेलिंग का कानूनी नोटिस, जैसा कि मैंने बताया था, हो सकता है आपके मामले में ऐसा ना हो, लेकिन मेरे पास जो मामला था उसमें इस प्रकार की कंडीशंस बनी थी तो हमने उसको भी क्रॉस एग्जामिनेशन में लिया। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, जैसा कि एक केस में मेरे साथ भी हुआ था और बाद में फिर अभियुक्त गण के द्वारा उपलब्ध कराए गए जब फरियादिया के बयान हो चुके थे। अब क्या किया जाएगा साहब, अब ऐसी स्थिति में हमें यह धारा 311 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जिसको बदलकर 348 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कर दिया गया। इसके तहत आप कोर्ट में जज साहब के समक्ष आवेदन पेश करें, सूची अनुसार दस्तावेज पेश करें और उसमें बताएं कि माननीय न्यायालय ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास उपलब्ध नहीं थे और इस पर प्रति परीक्षण किया जाना न्याय प्राप्ति हेतु अत्यंत आवश्यक है। इसके अभाव में जो है कि न्याय प्राप्ति से वंचित हो जाएगा हमारा पक्षकार, तो इसकी हमें क्रॉस एग्जामिनेशन की अनुमति दी जाए और उसको दोबारा सूचना जारी करके दोबारा तलब किया जाए जिसका बयान पहले हो चुका है। किसी भी जांच, विचारण या ट्रायल किसी भी स्तर पर आवेदन दिया जा सकता है। माननीय न्यायालय गुण दोषों के आधार पर उस पर फैसला करते हैं। यदि स्वीकार हो जाता है, वैसे होना चाहिए सर, क्योंकि बड़े महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं उसके निर्दोष साबित होने के लिए, लेकिन कोई कारण से अगर माननीय न्यायालय के द्वारा आवेदन निरस्त कर दिया जाता है तो आप उसकी हाई कोर्ट में रिवीजन कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि आपका मामला रुक गया। अब हम आगे बढ़ते हैं सर इसमें कि सवाल इसमें क्या है कि आपने 21 मार्च 2025 को नोटिस देकर पैसे मांगे थे, जब पैसे नहीं मिले तभी आपने झूठी एफआईआर दर्ज कराई। ये काल्पनिक रूप से तारीख और काल्पनिक रूप से मैंने आपके समझाने के लिए लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। इसमें सर बुक रेफरेंस में आपको बता दूं कि साथियों जब ये सभी दस्तावेज जैसे कि पति की पुरानी शिकायतें, मतलब पति ने 3 शिकायतें पहली कर दी थी एफआईआर दर्ज होने से पहले कि मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करा सकती है, इसको भी हमें रिकॉर्ड पर लाना है। अब चूंकि ये डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ में बाद में आए हैं, फरियादिया के बयान हो चुके हैं, तो आप बाद में उसको दोबारा न्यायालय से अनुमति लें और आवेदन के साथ सूची अनुसार दस्तावेज पेश करें। अब मैं आपको पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। साथियों जब ये सभी दस्तावेज जैसे पति की पुरानी शिकायतें, धारा 9 की आदेश पत्रिका, धारा 9 का आवेदन पत्र, 2.5 लाख का वकील का नोटिस प्रति परीक्षण में प्रदर्शित हो जाते हैं तो अभियोजन का पूरा केस ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है और कोर्ट आरोपी गण को बातचीत बरी करती है। ये बतौर उदाहरण मेरे द्वारा बताया गया है। आपके केस की परिस्थिति और घटना और जो दस्तावेज आपके पास उपलब्ध हैं, आपके वकील साहब से सलाह मशवरा करने के बाद आप उनका उपयोग करें। फैसला जज साहब के द्वारा दिया जाएगा। ये मैंने आपको एक बतौर समझाने और सीखने के एजुकेशन के उद्देश्य से सर बताया है। इसमें अब हम देखते हैं सर अभिलेख हेतु PW1 का प्रति परीक्षण क्रॉस एग्जामिनेशन। इसमें दहेज मांग व पति के व्यवसाय संबंधी प्रश्न मैंने इसमें लिखे हुए हैं सर, ये आप देख रहे हैं मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तकरीबन मैंने इसमें प्रश्न लिखे हैं सर 21 प्रश्न इस पे लिखे हुए हैं मैंने। उसके बाद फिर जो है कि पति की पूर्व शिकायतों और धारा 9 से संबंधित प्रश्न इसमें मैंने सर लिखे हुए हैं, जो कि तकरीबन 15 के करीब प्रश्न है सर इसमें। और उसके बाद फिर संबंधित धाराएं व सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट भी है सर, मैं आपको वो भी बता देता हूं। जैसे कि अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य 2014 8 HCC 273, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं धारा 498A, जब
अब ये धारा 85 हो गई सर बीएनएसएस की, आप ध्यान रखिएगा, के मामले में पुलिस द्वारा तुरंत गिरफ्तारी पर रोक और धारा 35 बीएनएसएस के नोटिस के पालन की अनिवार्यता इसमें बताई गई है कि डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, पहले नोटिस दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में निर्देश जारी किए गए हैं। दूसरा है सर हमारा प्रीति गुप्ता बनाम झारखंड राज्य 2010 7 एचसीसी 667। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, बड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 3 महत्वपूर्ण जजमेंट सर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो बड़े महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकते हैं। जिसमें नंबर 1 मैंने आपको बता दिया, नंबर 2 जो प्रीति गुप्ता वाला है उसमें सिद्धांत जो है मैं आपको बता दूं। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि विवाह विवादों में पति के दूर के रिश्तेदारों जैसे कि जेठ जेठानी पर लगाए गए अवांछित व अतिरंजित आरोपों को बिना ठोस साक्ष्य के स्वीकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट नंबर 3 है कंचन देवी बनाम प्रमोद कुमार 2022 6 एचसीसी 599। इसमें जो निष्कर्ष है सर कि सर्वोच्च न्यायालय का कह कशा कोसर बनाम बिहार राज्य निर्णय स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि वैवाहिक विवादों जैसे कि 85(9) में पति के रिश्तेदारों और ससुराल वालों पर केवल सामान्य और व्यापक आरोपों के आधार पर आपराधिक केस नहीं चलाया जा सकता। यदि एफआईआर में रिश्तेदारों की कोई विशिष्ट और व्यक्तिगत भूमिका दर्ज नहीं है तो उनके विरुद्ध केस चलाना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। ऐसे मामले में उच्च न्यायालय धारा 528 जो पहले सीआरपीसी 482 था के तहत एफआईआर को पूर्णतः निरस्त कर सकता है। ये तो हो गए सर हमारे। अब इसके बाद पहचान छिपाने का भी मामला रहता है सर, महिला की पहचान उजागर नहीं की जाती है तो उसके संबंध में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने इसमें लिखा हुआ है पहचान छिपाने संबंधी प्रश्न। इसका जो है कि कानूनी वजह भी है सर, क्योंकि वो महिला की लज्जा भंग और लैंगिक अपराध से संबंधित मामला है तो इसके लिए उसमें खास तौर से आपको ध्यान रखना पड़ता है क्रॉस एग्जामिनेशन में। अब जैसे कि मेरे द्वारा प्रश्न पूछा गया था क्रॉस एग्जामिनेशन में महिला से, आप कहाँ की रहने वाली हैं, तो इस पे माननीय न्यायालय के द्वारा मुझे रोका गया कि वकील साहब ये इससे इसकी पहचान उजागर होती है, जाहिर होती है, आप ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि स्थायी निवासी कहाँ की है कहाँ की, आप सिर्फ घटना के बारे में पूछें। तो इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी स्थिति बन जाती है क्रॉस एग्जामिनेशन में। अब इसमें जो धारा 73 है और धारा 75(1) है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है शुरुआत में। धारा 366 की उपधारा 2 इन कैमरा प्रोसीडिंग, इस धारा के तहत महिलाओं के विरुद्ध लैंगिक या अश्लील प्रताड़ना से जुड़े मुकदमों की सुनवाई कैमरा ट्रायल या बंद कमरे में किए जाने का प्रावधान दिया गया है सर। और फरियादिया का मास्टर प्रति परीक्षण मैंने इसमें दूसरे तरीके से तैयार किया है, जिसमें भाग ए में है विवाह विदाई व दहेज के झूठे दावों का खंडन आपको करना है। उसके बाद है विलंब एवं समाज की बैठकों की असत्यता आपको बताना है भाग बी में। भाग सी में जेठ या अन्य जो भी आपके केस के अनुसार आरोप लगाए गए अश्लील हरकतों के आरोपों का आपको खंडन करना है, उसको डिनाई करना है। डी में पुलिस में पति द्वारा दी गई पूर्व शिकायतों एवं दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के बारे में आपको रिकॉर्ड पर लाना है। ई में वकील नोटिस एवं 2.5 लाख रुपए की अवांछित मांग के बारे में आपको बताना है। और एफ में सूचक प्रश्न आप पूछ सकते हैं उससे। बचाव पक्ष के लिए मुख्य दस्तावेज ये तो हो गए सर, मैंने आपको ये मेन हेडिंग दे दिया सर डिजिटल ई बुक में से। मैंने एक मास्टर आइडियल ड्राफ्ट तो आपको क्रॉस एग्जामिनेशन में से बता ही दी, बाकी इतनी डिटेल जानकारी सर यदि मैं हर एक को एक्सप्लेन करूंगा तो तकरीबन वीडियो 3 घंटे का या 4 घंटे का हो जाएगा। मैंने डिटेल जानकारी इसमें लिख दी है। वैसे तो आइडियल जो मास्टर क्रॉस एग्जामिनेशन मैंने बताया, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो आपके लिए उपयोगी होगी, लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि आगे की भी डिटेल जानकारी आपको चाहिए तो मैंने रिटर्न रूप में आपके लिए स्पेशल बना दी है। इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। मात्र 299 रुपए इसकी कीमत है। आप उस लिंक पर क्लिक करके इसको खरीद भी सकते हैं। अब इसमें बचाव पक्ष के मुख्य दस्तावेज जैसे कि पति की पुलिस पहले में की गई शिकायतें पति ने जो की थी, धारा 9 के दावे की आदेश पत्रिका, वकील का नोटिस और जेठ का अलीबाई साक्ष्य, निर्माण कार्य के मजदूरों के बयान आदि जो भी पेश किए जाएं इसमें। तो इस प्रकार से सर आज के वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी। यहाँ से हमारी डिजिटल ई बुक का अध्याय 1 चालू होता है। जैसे कि अध्याय 1 में मैंने लिखा है पुलिस के खिलाफ कोर्ट से एफआईआर का आदेश कैसे लें, बीएनएस 2023 की धारा 175(3) के अर्जी की ड्राफ्टिंग सीखें। ये एक आइडियल एक मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसी प्रकार से तकरीबन 27 अध्याय इस डिजिटल ई बुक में हो चुके हैं और हर अध्याय
किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मकसद को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और इन्हीं अध्याय के ऊपर मेरे चैनल पर वीडियो भी मेरे द्वारा बनाए जा चुके हैं जो उपलब्ध हैं। और स्पेशल डिजिटल ई बुक उन्हीं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की डिजिटल ई बुक भी सर आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं, पूरा मैंने आपको डिटेल में बता दिया। ये तकरीबन सर इसमें 200 से ऊपर प्रश्न हैं सर इसमें। और मैं कुछ इसके अध्यायों के बारे में बता देता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये जो है कि ये हमारे डिजिटल ई बुक का टाइटल है और यही हमारे वीडियो का भी टाइटल है। क्या है सर? दहेज और लज्जा भंग के झूठे केस से पति परिवार को कैसे बचाएं, क्रॉस एग्जामिनेशन सेक्शन 85 75 बीएनएस। इसमें मैंने एक चीज लिखी है सर, अक्सर मैं वीडियो में बोल देता हूँ, जब उम्मीद के सब रास्ते बंद हो और अन्याय का अंधेरा हो घना, तब एक बात याद रखना, कानून की मशाल अभी भी जली है। यह जंग लड़ने का हौसला रखो, जीत आपकी गली में खड़ी है। जीत आपकी गली में खड़ी है। आप समझ गए, जीत इतनी आसान हो जाएगी। गली मोहल्ले होते हैं ना सर, वहां खड़ी मिलेगी आपको, लेकिन आप जंग लड़ने का हौसला रखो। जंग कौन सी लड़ना है आपको? कानूनी लड़ाई। आप हिम्मत हार के ना बैठे, कोशिश लगातार करते रहें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। ये हरिवंश राय बच्चन साहब की कविता मैं अक्सर मेरे वीडियो में सुनाता हूँ। आगे बढ़ते हैं सर, ये डिस्क्लेमर दी हुई है इसमें, जिसका उपयोग आप किसी भी जो है कि कोर्ट कचहरी में नहीं कर सकते हैं। ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। ये अध्याय की सूची है। अध्याय 1 मैंने आपको पढ़ के बता दिया। अध्याय 2 है सर, इसमें पुलिस एफआईआर ना लिखे तो सीधे कोर्ट से आदेश कैसे लें, सीआरपीसी 156(3), अब बीएनएसएस 175(3), पूरी प्रक्रिया आवेदन की ड्राफ्टिंग के साथ। अध्याय 3 में आएगा 173 संज्ञेय मामलों में इतला। इस प्रकार से सारे अध्याय सर इसमें, ये आपको बता रहा हूँ, ये तकरीबन 29 इसमें अध्याय शामिल हो चुके हैं। और इस डिजिटल ई बुक की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। और अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो सर लाऊंगा आपको, वो मैं बनाकर लाऊंगा धारा 348 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो पहले 311 थी, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में। चूंकि मामले कई बार ऐसे हो जाते हैं कि हमें कोई नया साक्षी अदालत में बुलाना है, या जिसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो चुका है, उसमें से कुछ हमारा प्रति परीक्षण रह गया, उसे ही दोबारा बुलाना है, या अदालत में कोई व्यक्ति उपस्थित है, उसको हमें अदालत में जज साहब के समक्ष गवाह के लिए पेश करना है, कई भी परिस्थितियां बन जाती हैं, तो वहां पर 348 का उपयोग किया जाता है। अब जैसा कि ये मामला है जो मैंने आपको बताया था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे पास, जो एक प्रकरण है जिसमें अभियुक्त के द्वारा काफी समय बाद वो डॉक्यूमेंट्स मुझे उपलब्ध कराए। जैसे उसने पुलिस थाने में 3 रिपोर्टें की थी, वो बाद में उपलब्ध कराई। नोटिस और आदेश पत्रिकाएं न्यायालय की जो केस चल रहे हैं, अब ये हमारे बाद में आए, तो अब हम यहाँ पर 348 की एप्लीकेशन लगाएंगे। आपके केस में मामले में जिस भी प्रकार से हो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो स्पेशल में धारा 348 पर बनाकर लाऊंगा, ताकि यदि आपके सामने भी वैसा मामला आए तो आप उस धारा का इस्तेमाल करके कोर्ट में जज साहब के समक्ष आवेदन पेश कर सकते हैं। और वो हजारों कंडीशंस में लागू होता है सर, ऐसा नहीं कि जो उदाहरण लेकर मैं आपको बताऊंगा वो सिर्फ उसी पर लागू होगा। आप उसको आपके प्रकरण में आपकी परिस्थिति के और घटना के हिसाब से आप तब्दील करके उसमें संशोधन करके उस आवेदन को आप न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।